वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद डिमांड का एक पार्ट और हम पढ़ते हैं आज, चेंज इन डिमांड। क्या डिमांड में चेंज हो सकता है क्या? यस, डिमांड में दो तरह से चेंज होता है बेटा। नंबर वन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कहते हैं मोमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड को कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये अपने एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, इसको कहते हैं मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व और इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब होगा और लेवल ऑफ डिमांड में चेंज कब होगा? जब बेटा ध्यान दो कि किसी गुड्स की प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, यानी लॉ ऑफ डिमांड अपने को क्या कहता है कि उसी गुड्स सेम प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज होता है। तो प्राइस वेरिएबल फैक्टर है और डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो जब किसी गुड्स की, उसी गुड्स की सेम गुड्स की प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और उस गुड्स की प्राइस अगर कांस्टेंट रहे और अदर डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनमें चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व का रीजन क्या है? चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर जितने फैक्टर यानी डिमांड फंक्शन में और वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी उसी गुड्स की प्राइस यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ उसी गुड्स की प्राइस में चेंज होगा और अदर फैक्टर जितने भी हैं, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सेप्शन इन प्राइसेस, वेदर एंड क्लाइमेट, हैबिट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि उसी गुड्स की सेम प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती थी और अदर फैक्टर क्या थे? कांस्टेंट। तो ये एक तरह से देखें तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करें तो चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी अदर जितने भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर डिटर्मिनेंट्स जितने भी हैं वो सब चेंज होंगे रादर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। उसी गुड्स की प्राइस को छोड़कर सेम, जैसे मैंने कहा कि एप्पल को परचेज करना है तो एप्पल की प्राइस उससे रिलेटेड नहीं होगी, फिर एप्पल की डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर जितने भी हो सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, रिलेटिव गुड्स की प्राइस हो सकती है बेटा, फ्यूचर एक्सेप्शन इन प्राइसेस हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है बेटा। तो उनमें चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। बेटा ध्यान दो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो तरह का होता है, एक एक्सटेंशन इन डिमांड या एक्सपांशन इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको तीन नाम दे सकते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा पार्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसी तरह से बेटा चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर भी दो तरह का होता है, एक इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। तो फाइनल में चेंज इन डिमांड दो तरह का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जिसको मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं, चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड जिसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है बेटा कि चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, उसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा और अदर फैक्टर जितने भी वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। लेवल में क्या होगा? उस गुड्स की प्राइस सेम कांस्टेंट रहेगी, अदर डिटर्मिनेंट्स जितने भी वो वेरिएबल रहेंगे। ये दो तरह का होता है, एक्सपांशन, एक्सटेंशन या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड भी दो तरह का होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड है या ओनली फॉर इंक्रीज इन डिमांड है, या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड है या ओनली फॉर डिक्रीज इन डिमांड है। तो अब स्टडी करते हैं फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व। स्टडी करते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्या डिमांड में चेंज हो सकता है? हाँ, डिमांड में चेंज दो तरह का होता था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। पहला पढ़ रहे हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्वांटिटी डिमांड में कैसे चेंज होगा? जब आपको ध्यान रहे कि उसी गुड्स की प्राइस में, सेम गुड्स की प्राइस में चेंज हो और डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या रहे? कांस्टेंट रहें, यानी ओनली फॉर चेंज इन प्राइस ऑफ इटसेल्फ।
उसी गुड्स की सेम गुड्स की प्राइस में चेंज हो और अदर फैक्टर क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। इससे कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी डिमांड को या तो इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, चेंज इन क्वांट डिमांड। इसको मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व इसलिए बोलते हैं कि जो डिमांड में चेंज होता है वो सेम कर्व पर, नो चेंज इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पर ही इक्विलिब्रियम पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगा बेटा, मूव करेगा, मोमेंट होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, मोमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। तो मैंने बोला कि व्हेन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसी गुड्स की प्राइस से चेंज हो और अदर फैक्टर जितने भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो, चाहे वो कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, वेदर एंड क्लाइमेट हो, वो सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट ओनली फॉर चेंज इन प्राइस ऑफ इटसेल्फ। इट इज टर्म्ड एज ए चेंज इन क्वांट डिमांड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन क्वांट डिमांड। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व, यानी इसी डिमांड कर्व पर वो अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड क्या होगा बेटा, मूव होगा, मोमेंट्स करेगा। और इसका मेन रीजन कौन है, चेंज इन ड्यू टू प्राइस फैक्टर, यानी किस में चेंज होगा, प्राइस में। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन, कि डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ओनली फॉर प्राइस ऑफ एक्स, यानी लो ऑफ डिमांड एज ए, लो ऑफ डिमांड में भी क्या होता है, प्राइस में चेंज होता है, अदर फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो प्राइस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसको चेंज इन क्वांट डिमांड, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो कितने तरह का होता है बेटा, दो तरह का होता है, एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन डिमांड, और सेकेंड है बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड दो तरह का होता था, एक्सटेंशन एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन और एक्सपांशन को इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होता है, जब उस गुड्स की प्राइस में क्या होता है, चेंज। तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को या तो क्या करता है, इंक्रीज, और या क्या करता है, डिक्रीज। उसको क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर। ये दो तरह का था, एक्सटेंशन एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन एक्सपांशन कब होगा, जब किसी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी और कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज। जब प्राइस फॉल होगी और डिमांड क्या होगी बेटा, राइज होगी, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, जब किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी प्राइस अगर राइज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा याद रखो, एक्सटेंशन एक्सपांशन कब होता है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइज, जब किसी गुड्स की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, राइज होती है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। किसके कारण, उसी गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज होती है, फॉल होती है, रिमेनिंग अदर फैक्टर क्या रहेंगे, सेम। तो जब भी आपको लगे कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइज ड्यू टू, इसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन एक्सपांशन इन डिमांड या राइज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका वाइस वर्सा ले लो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मैं दोनों को साथ साथ सिमिलर वे में चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसको जस्ट वाइस वर्सा कर लो। जब क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी क्या हो बेटा, डिक्रीज हो, फॉल हो ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, राइज इन प्राइस, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होती है और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है बेटा, डिक्रीज, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, दोनों में डिफरेंस क्या है, या क्वांटिटी डिमांड राइज होती है या क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, फॉल होती है, या प्राइस फॉल होती है और या क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, प्राइस क्या होती है, राइज होती है। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन बेटा, इन्वर्स रिलेशन है। तो दोनों की डेफिनेशन एक बार समझ ले कि एक्सटेंशन एक्सपांशन डिमांड कब होगा, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइज ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, सेम। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एक्सपांशन ऑफ डिमांड और राइज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस राइजिंग होने से, इंक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, सेम। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड और फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। यानी मैंने लिखा प्राइस डिक्रीज,
क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इसमें क्या होगा बेटा, प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी डिमांड लिया, वाई एक्सेस पर हमने प्राइस ली, ओरिजिनल प्राइस OP थी, डिमांड OQ थी, प्राइस डिक्रीज होकर P0 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर OQ1 हो जाती है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, ए से बी पर हमने मूवमेंट किया, मूव हुआ, सेम डिमांड कर ऊपर, नो चेंज इन डिमांड कर, मूव हुआ A to B, यानी इट इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट, इट इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। जब भी सेम डिमांड कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। इसका रीजन क्या, प्राइस में। इसको एग्जांपल, जब किसी ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज़ थी, क्वांटिटी 100 थी, प्राइस डिक्रीज होकर 5 रुपीज़ रह जाती है, यानी प्राइस में क्या हो रही है बेटा, डिक्रीजिंग, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर 150 हो जाती है। तो प्राइस डिक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपांशन। एक्सपांशन, और एक्सपांशन में जो आपका पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो A to B मूवमेंट हो रहा है बेटा ऑन द सेम डिमांड कर्व ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो प्राइस यहाँ देखें, प्राइस ओरिजिनल OP थी, क्वांटिटी OQ थी, प्राइस डिक्रीज होकर OP0 हो जाती है, और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या होती है, OQ1, यानी आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डाउनवर्ड राइट मूवमेंट होता है A to B पर, सेम डिमांड कर्व पर, नो चेंज इन डिमांड कर्व। और इसी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्शन लेना है तो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस OP थी, इंक्रीज होकर क्या हो जाती है, OP1, यानी प्राइस OP थी, इंक्रीज होकर OP1 हो जाती है। क्वांटिटी ओरिजिनल क्या थी बेटा, OQ थी, तो डिक्रीज होकर OQ क्या हो जाती है, 0, यानी आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट A to मूवमेंट होकर कहाँ चला जाता है बेटा, C पर। तो एक्सपांशन में बेटा डाउनवर्ड राइट आता है, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड क्या कहाँ जाता है बेटा, लेफ्ट जाता है। कौन से कर्व पर, सेम डिमांड कर्व पर, नो चेंज इन डिमांड कर्व। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सटेंशन, एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड क्या होती है। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, एक्सपांशन और डिमांड, और राइज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका रीजन, प्राइस डिक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट, जिसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इट इज ए डाउनवर्ड मोमेंट, इट इज ए डाउनवर्ड मोमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। ओरिजिनल प्राइस P थी, क्वांटिटी क्या थी बेटा, Q थी, प्राइस डिक्रीज होकर P0, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या हो गया बेटा, OQ1, यानी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट A to B डाउनवर्ड राइट मोमेंट हुआ है। और इसी तरह से हम यूँ कहें कि किसी गुड्स की प्राइस 10 रुपीज़ थी, डिमांड 100 थी, प्राइस डिक्रीज होकर 5 रुपीज़ हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होकर 150, तो ये आपका क्या कहलाया बेटा, एक्सटेंशन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल इन ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, और इसका मेन रीजन क्या है, उसकी प्राइस में क्या होती है, राइजिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। इसका रीजन, प्राइस इंक्रीजिंग, डिमांड डिक्रीजिंग, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अपवर्ड कहाँ होगा, अपवर्ड मोमेंट होगा ऑन द सेम डिमांड कर्व, और अपवर्ड कहाँ होगा बेटा, राइट, अपवर्ड कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट, अपवर्ड कहाँ होगा, लेफ्ट, ये डाउनवर्ड कहाँ होगा बेटा, राइट। अपवर्ड कहाँ होगा, लेफ्ट, और ये डाउनवर्ड क्या होगा, राइट। तो इट इज ए अपवर्ड मोमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। ओरिजिनल प्राइस OP थी, क्वांटिटी OQ थी, प्राइस राइज होकर OP1 हो जाती है, क्वांटिटी डिक्रीज होकर OQ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट A to क्या हो जाता है, C, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट अपवर्ड लेफ्ट मोमेंट होता है A to C। इस तरह से हमारा एक्सटेंशन, एक्सपांशन कब होता है, प्राइस डिक्रीजिंग और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजिंग, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, प्राइस इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजिंग, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड राइट मोमेंट होगा, इसमें अपवर्ड लेफ्ट मोमेंट होगा। कौन से कर्व पर पड़ा, सेम डिमांड कर्व पर, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमने स्टडी की एक्सटेंशन, एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम स्टडी करेंगे चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। डिमांड में फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
जिसको मोमेंट अलोंग इन डिमांड कर्व, जिसमें एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड स्टडी की थी। अब अगला पॉइंट लेकर चलते हैं, चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? यानी बेटा ध्यान दें कि जब भी किसी गुड्स की डिमांड कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, उसके प्राइस में चेंज होने से नहीं, अदर फैक्टर में चेंज होने से। यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर, जिसको नॉन प्राइस फैक्टर बोलते हैं, जिसमें हो सकता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स दो तरह की होती थी बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज इन इनकम, इनकम में कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से। तो बेटा प्राइस को छोड़कर डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर जितने भी फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें चेंज से अगर कंज्यूमर अपनी डिमांड को या तो इंक्रीज करता है या क्या करता है, डिक्रीज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसमें डिमांड कर्व जो है ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। यानी डिमांड कर्व ही पूरा चेंज होगा इसमें। तो ध्यान दें, इसका चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व किसे कहते हैं। चेंज इन डिमांड कर्व रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी फॉर ए कमोडिटी इन ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम नॉन प्राइस फैक्टर बोलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, सब्स्टिट्यूट की गुड्स की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, ये वे सारे फैक्टर डिटर्मिनेंट्स हैं रादर देन प्राइस, यानी अदर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। उसी गुड्स की प्राइस को छोड़कर डिमांड को इफेक्ट करने वाले अदर जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें चेंज होने से कंज्यूमर अपनी डिमांड को या तो इंक्रीज करता है या क्या करता है, डिक्रीज। इसको बोलते हैं चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो बेटा इट इज ए शिफ्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। यानी इसमें डिमांड कर्व जो है वो पूरा का पूरा ही क्या होगा, शिफ्ट होगा, या तो अपवर्ड शिफ्ट होगा या क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। यानी डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व आ जाएगा। पहले डी था, डी से D1 हो सकता है और डी से D0 और D0, यानी डिमांड कर्व अपवर्ड राइट या डाउनवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है। और इसको सिंबल कैसे लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का मतलब प्राइस को छोड़कर प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर इनकम, ऐसा रहा। और ये दो तरह का होता है बेटा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो बेटा फाइनल वे में कहते हैं चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होगा, चेंज इन डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है नॉन प्राइस फैक्टर, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, हैबिट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनमें चेंज होने से बेटा रादर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी, सेम कमोडिटी की प्राइस को छोड़कर अदर डिटर्मिनेंट जितने भी हैं उनमें चेंज होने से कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, जिसमें डिमांड कर्व न्यू डिमांड कर्व में चेंज हो जाएगा। डिमांड कर्व या तो राइट की ओर शिफ्ट होगा, यानी अपवर्ड राइट या डाउनवर्ड लेफ्ट शिफ्ट होगा, याद रहे। और ये दो तरह का होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। लेवल ऑफ डिमांड में फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड में इंक्रीजिंग क्यों होती है? तो मैंने अभी बताया था आपको कि चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड दो तरह की होती थी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड का मेन रीज़न क्या था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी उसी गुड्स की प्राइस क्या थी, कांस्टेंट रहती थी, और अदर फैक्टर में क्या होता था, चेंज होता था। तो हम इंक्रीज इन डिमांड यानी वो रीज़न ढूंढेंगे जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रादर देन प्राइस को छोड़कर। आपको ध्यान हो तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले प्राइस के अलावा और भी फैक्टर थे। नंबर 1 प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स दो तरह की होती थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती थी, एक कॉम्प्लीमेंट्री होती थी। सब्स्टिट्यूट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा, पॉजिटिव रिलेशन होता था। एक गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी गुड्स की डिमांड भी क्या होती थी, इंक्रीज। जैसे एग्जांपल दूँ, टी की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो मैंने कहा इंक्रीज इन डिमांड, टी की प्राइस इंक्रीज, कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो, इंक्रीज का मतलब सब्स्टिट्यूट में कौन सा था, रिलेशन कौन सा था, पॉजिटिव। तो इसका रीजन मैं ले सकता हूँ कि प्राइस को छोड़ो, नंबर 1 सब्स्टिट्यूट की गुड्स की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो जावे
तो अदर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, यानी अपना डी कर्व जो था, डिमांड कर्व जो था वो चेंज होकर D1 हो जाएगा। और रीजन क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको ध्यान हो, मैंने नेगेटिव रिलेशन बताया था, अगर पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड क्या आती है, डिक्रीज, और पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होती है तो कार की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। अभी हम पॉइंट कौन से ले रहे हैं, इंक्रीज। तो पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो अदर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज होती है, पेट्रोल की भाव घट गए तो कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। ये रीजन भी इंक्रीज इन डिमांड का है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, वो गुड्स कौन सी हो बेटा, नॉर्मल गुड्स हो, तब भी अदर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम राइज हो गई तो मैं डिमांड, अगर नॉर्मल गुड्स है तो डिमांड को भी क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा। लेकिन इन्फीरियर गुड्स अगर है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। अगर इन्फीरियर गुड्स है, मेरी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इसी तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरे फेवरेबल है, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, अदरवाइज डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये वो सारे रीजन हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रादर देन प्राइस। तो प्राइस को छोड़कर वे सारे फैक्टर जो डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज, उनमें कौन कौन सा था, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्या हो बेटा, नॉर्मल गुड्स हो, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर गुड्स कौन सी बेटा, इन्फीरियर गुड्स हो, फेवरेबल चेंज हो रहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फ्यूचर में प्राइस में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या कर देता, इंक्रीज कर देता है। तो उसका डिमांड कर जो पहले डी था वो इंक्रीज होकर अपवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कर्व पहले डी था, इंक्रीज होकर क्या हो जाता है, D1, बट नो चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के स्लोप पर कोई चेंज नहीं होता है। जो पहले प्राइस OP थी, आज भी प्राइस क्या रहती है, OP रहती है। पहले डिमांड कर्व DD था, अब इंक्रीज A to B पर क्या हुआ, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, DD से इंक्रीज होकर D1 हो गया। प्राइस में कोई चेंज नहीं, पहले प्राइस OP थी, आज भी प्राइस क्या रहेगी, OP, लेकिन क्वांटिटी पहले OQ थी और इंक्रीज होकर क्या हो गई, OQ1। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो मैंने लिखा बेटा इंक्रीज इन डिमांड क्या है, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइज, जब किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है, टू चेंज इन फैक्टर, सारे फैक्टर में रादर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, उसी प्रोडक्ट की प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए अदर फैक्टर जस्ट लाइक ए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो, गुड्स क्या हो बेटा, नॉर्मल हो, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो, गुड्स क्या हो बेटा, इन्फीरियर, इट्स कॉल्ड क्या बेटा, इंक्रीज इन डिमांड। तो इसके रीजन क्या क्या बेटा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इनकम इंक्रीज, गुड्स आर नॉर्मल, इनकम डिक्रीज, गुड्स कौन सी बेटा, इन्फीरियर हो, फेवरेबल चेंज हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फ्यूचर में प्राइस में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर आर विलिंग टू मोर ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर आर विलिंग टू या विलिंग टू परचेज मोर ऑफ कमोडिटी, विलिंग टू बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट इट्स सेम प्राइस पर ज़्यादा कमोडिटी परचेज करने को क्या हो जाए, रेडी। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, पकौड़ी 20 रुपये की 100 ग्राम है, प्राइस 20 रुपये है, लेकिन बरसात बहुत तेज़ आने लग गई, मौसम सुहाना हो गया, प्राइस 20 रुपये है, लेकिन जो 100 ग्राम खा रहे थे वो 200 ग्राम 300 ग्राम या उसकी क्वांटिटी को और क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब वेदर में फेवरेबल चेंज हो गया, टेस्ट में फेवरेबल चेंज हो गया, सेम प्राइस पर वो इंक्रीज इन क्या कहलाएगा बेटा, क्वांटिटी डिमांड। तो फाइनल वे में लास्ट में बात करते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइज और इंक्रीज टू चेंज इन
फैक्टर टू चेंज इन फैक्टर रादर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। अदर फैक्टर कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, गुड्स कौन सी बेटा? नॉर्मल गुड्स हो। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज, गुड्स कौन सी बेटा? इन्फीरियर। इट्स कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। इसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नॉर्मल गुड्स हो, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इन्फीरियर गुड्स हो, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज राइज होने की पॉसिबिलिटी हो, सो कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज मोर ऑफ कमोडिटी एट इट्स सेम प्राइस। तो आपका डिमांड कर्व पहले डी था, अब इंक्रीज होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा। राइटवर्ड शिफ्ट होना, फॉरवर्ड शिफ्ट होना, अपवर्ड शिफ्ट होना, एंड डी पहले ध्यान दो, चेंज इन क्वांट डिमांड में डिमांड कर्व सेम होता था, कोई चेंज नहीं होता था। इसमें डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, डी से इंक्रीज होकर क्या हो गया? D1 हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से इंक्रीज होकर क्या हो गया? बी हो गया। क्वांटिटी OQ से इंक्रीज होकर क्या होगी? OQ1। बट नो चेंज इन प्राइस। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि किसी गुड्स की प्राइस पहले भी 10 रुपीज़ थी, आज भी 10 है, लेकिन डिमांड पहले 100 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी होगी? 150 हो गई। पहले प्राइस OP थी, क्वांटिटी OQ थी, ठीक है। अब डिमांड कर्व चेंज शिफ्ट होकर कहाँ? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इन डिमांड कर्व। ए से शिफ्ट होकर क्या हो गया? बी हो गया। डी से इंक्रीज होकर क्या हो गया? D1, बट नो चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यानी इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व जो है आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है, बट नो चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के स्लोप में कोई चेंज नहीं होता है। और इसका मेन रीजन क्या बेटा? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ कांस्टेंट रहती है। अदर फैक्टर जितने भी हैं डिमांड को इम्पेक्ट करने वाले, उनमें अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर की इनकम नॉर्मल गुड्स में इंक्रीज हो, इन्फीरियर गुड्स में क्या हो बेटा? इनकम डिक्रीज हो, और फेवरेबल चेंज हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो मोर ऑफ कमोडिटी को परचेज करने को क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट इट्स सेम प्राइस पर। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और इसमें डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन डिमांड कर्व के स्लोप पर कोई चेंज नहीं आता है। स्टडी करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट लेकर, डिक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब अपने को वो रीज़न ढूंढने हैं जो डिमांड को, कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं? डिक्रीज। प्राइस सेम रहेगी, उसी प्राइस पर, सेम प्राइस पर अदर फैक्टर जो चेंज हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए, जैसे टी और कॉफ़ी है, टी की प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए, पेट्रोल महंगा हो गया, कार की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए नॉर्मल गुड्स में, लेकिन अब मैं कहूँ कि डिमांड को डिक्रीज करना है तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लेकिन बेटा इन्फीरियर गुड्स है तो कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसी तरह से अनफेवरेबल चेंज हो जाए टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, फ्यूचर में प्राइस में और फॉल होने की, डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो, तो ये सारी वो रीजन है जो अपनी फ्यूचर की डिमांड को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करेगा। तो बेटा ध्यान दो, किसी गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए अदर फैक्टर में चेंज होने से कंज्यूमर अपनी डिमांड को अगर डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिक्रीज इन डिमांड, जिसमें डिमांड कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसा कि डायग्राम में डी था, डिक्रीज होकर D0 हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ए था, डिक्रीज होकर क्या हो गया? बी आ गया। क्वांटिटी पहले क्या थी? OQ थी, डिक्रीज होकर क्या हो गई? OQ 0 हो गई। और पहले भी प्राइस OP थी, आज भी प्राइस क्या बेटा? OP है। जिसमें डिमांड करो बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है,
याद रहेगा, डिमांड कर्व पूरा चेंज होता है लेकिन नो चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के स्लोप पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं कहूँ कि व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल, जब किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, गिर जाए, टू चेंज इन फैक्टर में चेंज से रादर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, उसी गुड्स की प्राइस सेम रहते हुए अदर फैक्टर में चेंज होने से जब कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाए, उसे डिक्रीज इन क्या कहते हैं, डिमांड। वो रीजन हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो नॉर्मल गुड्स में, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो इंफीरियर गुड्स में। तो मैंने यहाँ रीजन लिखे बेटा, रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड के क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होकर D0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होकर D0 हो जाएगा। कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, इंफीरियर गुड्स है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज हो रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फ्यूचर में प्राइस और इंक्रीज होने की डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। सो कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज लेस ऑफ कमोडिटी, ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो विलिंग टू परचेज लेस ऑफ कमोडिटी, लेस कमोडिटी परचेज करने को क्या होता है, रेडी होता है एट इट्स सेम प्राइस, उसी प्राइस पर। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। जिसमें डिमांड कर्व मैंने बताया था कि प्राइस पहले भी 10 थी, 10 रुपीज़, आज भी 10 रुपीज़ है, लेकिन पहले डिमांड 100 थी, डिक्रीज होकर 50 रह गई। इक्विलिब्रियम पॉइंट ए था, ए से शिफ्ट होकर क्या हो गया, बी हो गया। क्वांटिटी पहले OQ थी, डिक्रीज होकर क्या हो गई, OQ 0 हो गई। और डिमांड कर्व DD था, डिक्रीज होकर क्या हो गया, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हुआ D0। जिसमें लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होता है बेटा, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर होता है, A to B पर शिफ्ट हुआ, D से D0 हो गया, बट नो चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर। तो फाइनल में कह सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व किसे कहते हैं, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल डिक्रीज टू चेंज इन फैक्टर रादर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। अदर फैक्टर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, increase in price of complementary goods, consumer income decrease, normal goods, consumer income increase, inferior goods, many more regions हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ये सारे इसके रीजन हैं, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, इंफीरियर गुड्स में टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सेप्ट फ्यूचर में प्राइस में डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए थे बेटा पिछले वीडियो में डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में। और मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट में आपका जो पॉजिटिव रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन था, इनकम ऑफ कंज्यूमर में आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता था, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स में क्या था, नेगेटिव। तो वो वीडियो जिसमें डिमांड को इफेक्ट करने वाली फैक्टर, उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेन बात यही है बेटा कि डिक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल और डिक्रीज टू चेंज इन फैक्टर रादर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। उसी गुड्स की प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर में चेंज होने से, जब किसी कंज्यूमर अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। यानी कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज लेस ऑफ कमोडिटी एट इट्स सेम प्राइस। तो इसीलिए प्राइस पहले भी OP थी, डिमांड कर्व DD से डिक्रीज होकर D0 हो गया। और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, याद रहेगा। पर डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, अगर ये पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें जो हमने पुरानी पढ़ी है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। मीनिंग क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में ध्यान रखना है, किस में चेंज होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, उसी गुड्स की प्राइस में चेंज होगा और अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। लेकिन चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड में क्या होगा, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो पहला मीनिंग क्या है कि चेंज इन क्वांट डिमांड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज। बेटा अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस क्या होती है, इंक्रीज। तो रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांट डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड में क्या होगा, रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स,
चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। उस गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, अदर डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है चेंज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दो तरह का होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जबकि चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड भी दो तरह का होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में इसका मेन रीजन क्या है, प्राइस फैक्टर। कौन सा रीजन है बेटा, प्राइस फैक्टर, यानी प्राइस में चेंज। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस फैक्टर, यानी प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी की प्राइस में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। बट इसका रीजन क्या है बेटा, इट इज कॉजेज ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। कौन, नॉन प्राइस फैक्टर। इसमें प्राइस फैक्टर काम आता है, इसमें नॉन प्राइस में क्या है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सेप्शन इन प्राइसेस। ठीक है बेटा। इसमें मोमेंट और शिफ्ट में क्या होगा, इसमें डिमांड कर्व में जो है मोमेंट्स होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। बेटा प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो अपवर्ड मोमेंट्स होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो क्या होगा, डाउनवर्ड मोमेंट्स होगा। यानी इसमें डिमांड कर्व में मोमेंट्स आते हैं, जबकि इसमें डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्टिंग आती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो मैंने इसको लिखा इट इज एक्सप्रेस थ्रू मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी उसी डिमांड कर्व, उसी अकेले डिमांड कर्व पर मोमेंट्स आते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। स्लोप, बेटा ध्यान दो कि इसमें मोमेंट जब आते हैं तो डिमांड कर्व जो है उसे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके स्लोप में भी क्या होगा, चेंज। लेकिन इसमें डिमांड कर्व के स्लोप में कोई चेंज नहीं होता है। ये प्राइसेस में चेंज रेगुलरली होते रहते हैं, इसलिए ये रिलेटेड है बेटा किसे, शॉर्ट टर्म पीरियड से। जबकि रिलेटिव गुड्स की प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सेप्शन इन प्राइसेस, ये लॉन्ग टर्म में होते हैं, इसलिए ये रिलेटेड है कौन से, लॉन्ग रन पीरियड से। इसमें ध्यान दे बेटा, नो चेंज इन डिमांड कर्व, ओनली फॉर चेंज इन इट्स प्राइस। डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं होता है, प्राइस में चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, नो चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व में चेंज होता है। डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, बट नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा बट डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं होता है। डिमांड कर्व में मोमेंट्स अलोंग आते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बेटा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और इंक्रीज डिमांड, सेम आंसर वही लिखना है। बस ये ध्यान रखें कि इसमें इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड के का रीजन क्या है, प्राइस डिक्रीज और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, बाकी सेम वही रहेगा। इसमें इंक्रीज इन डिमांड में आपको जो अदर फैक्टर जितने भी हैं उसमें नॉन प्राइस फैक्टर में सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस का इंक्रीज होना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस का डिक्रीज होना, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज कब, जब गुड्स क्या हो नॉर्मल, कंज्यूमर इनकम डिक्रीज जब गुड्स क्या हो बेटा इन्फीरियर, याद रहेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, तो ऐसी कंडीशन में इंक्रीज इन डिमांड के वो रीजन हो जाएंगे। और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में जस्ट वाइस वर्सा करना अपने को। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे में चले कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड। फाइनल वे में प्राइस चेंज अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, प्राइस कॉन्स्टेंट अदर फैक्टर चेंज, ये दो तरह का एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। इसका रीजन क्या है, प्राइस फैक्टर चेंज होना और नॉन प्राइस फैक्टर चेंज नहीं होंगे, रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, नॉन प्राइस फैक्टर क्या होंगे, चेंज होंगे। इसमें बेटा मोमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व में मोमेंट्स आएंगे, इसमें डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। इसी तरह से डिमांड कर्व के स्लोप में भी चेंज होगा बेटा, यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो स्लोप चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिमांड कर्व के स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। ये शॉर्ट रन पीरियड से रिलेटेड होता है, ये लॉन्ग रन पीरियड से रिलेटेड होता है। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट ध्यान दें, नो चेंज इन डिमांड कर्व ओनली फॉर चेंज इन इट्स प्राइस। इसमें क्या होगा बेटा, चेंज इन डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड बट नो चेंज इन इट्स प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आज का हमारा ये डिमांड टॉपिक में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड एंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिमांड का, इसको हमें स्टडी करनी चाहिए, एग्ज़ाम में अधिकतर इसको पूछा जाता है।